नमस्कार, स्वागत है आपका इलीना स्वदेश में और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे में अगर आपके कुछ सवाल हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, नंबर भी एक फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ कमोडिटी एंड करेंसी के अभिषेक चौहान और अजय केडिया मौजूद होंगे केडिया कमोडिटी से, जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले एक खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि तिलहन के दाम में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली इस वक्त देखने को मिल रही है। क्रूड पाम तेल की बात करें तो 1090 तक फिसला है, करीब 1.5% की कमजोरी वहां पर देखने को मिल रही है। सोयाबीन 5,500 के करीब है, हल्की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। और सरसों 7,950 के नीचे 1.75% तक की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ग्लोबल स्टॉक में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं वो एक ट्रिगर का काम यहाँ पर कर रहा है कि जो कमजोरी आ रही है उसमें। हमारे साथ और ज़्यादा डिटेल में इस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सनवीन ग्रुप से के CEO संदीप बजोरिया। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो गिरावट देखी जा रही है तेल तिलहन के अभाव में, क्या कुछ ट्रिगर है और आपको क्या लगता है गिरावट और कितनी बढ़ सकती है? ये देखिए, बेसिकली हमारा देश जो है 65 से 70% इम्पोर्ट कर रहा है और फॉरेन प्राइसेस हमारे यहाँ जाता हुआ नहीं लग रहा है। 1060-70 तक का मैक्सिमम लेवल डाउनसाइड है, ऊपर में 1140-1145 का लेवल, ये ओवरऑल नवंबर मंथ का एक रेंज रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रेंज बता दी गई है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब जवाब कुछ सवाल भी हमें आपके मिल रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल हमें आया है अहमदाबाद से जिगर का और इनका सवाल है निकेल पर 1500 पर शॉर्ट कर रखा है, अब क्या करना चाहिए? अभिषेक, आपसे ये सवाल होगा। आज हम मेटल में देख रहे थे जो शुरुआती ट्रेड दिखा था वो काफ़ी कमज़ोरी का था। शुरुआती जो रुझान हम दिख रहे थे, एक्शन जो दिख रहा था वो कमजोरी का था, लेकिन अब देखिए मजबूती आ गई है और जो मुनाफा वसूली चल रही थी अब वो वहां से कहीं ना कहीं रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। निकेल में क्या करने की राय आप दे रहे हैं और क्या आउटलुक बन रहा है आपका? वेरी गुड इवनिंग पूजा। पूजा, देखिए हमने पिछले कुछ सप्ताह में ओवरऑल बेस मेटल पेट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है। कहीं न कहीं डिमांड में चाइना की तरफ से एक जो रुझान था वो कहीं न कहीं वीकनेस थी। उस वजह से हमने प्रेशर काफ़ी देखा, पॉलिसीज़ काफ़ी टाइटनिंग थी, तो कहीं न कहीं डिमांड काफ़ी वीक थी। पर अब ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और जो ओवरसॉल्ड टेरिटरी है प्राइसेज़ में, वो कहीं न कहीं अब रुक रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग है वो यहाँ पर बिल्डअप वो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। चाइना के एक्सपोर्ट्स के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। क्रूड ऑयल भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है जो कि प्राइसेज़ को और सपोर्ट करेगा। इवन अगर आप देखें यूएस ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा बिल पास ऑन करा था। ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, डॉलर भी काफ़ी कमज़ोर है। तो सारे बेस मेटल पैक में मुझे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। निकल इन्होंने शॉर्ट करा, मुझे लगता है कि काफ़ी लोअर लेवल पर शॉर्ट करा है। इमीडिएट निकल सकते हैं या अगर थोड़ा भी करेक्शन मिलता है ₹5-10 का भी तो निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि अगले कुछ एक दिन में 1540 से 1560 लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो सुबह हम जो ट्रिगर्स की बात कर रहे थे मेटल में मजबूती आने की, अब वैसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है और वापस से एक रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है और ये राय आपको निकल कर भी दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं, नोएडा से हमें रुपेश जी ने भेजा है और अजय आपसे सवाल होगा। इनका सवाल चांदी पर है। चांदी हाजिर में ये खरीदारी करना चाहते हैं और ये जानना चाह रहे हैं क्या ये सही समय है, और चांदी में भी हमने देखा कि एक रिकवरी आई है वापस से। क्या रणनीति अपनानी चाहिए सिल्वर में? ठीक है, मुझे लगता है चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग कमोडिटी रही है। हमने नो डाउट पिछले साल परफॉर्मेंस वाइज देखे ईयर ऑन ईयर तो चांदी काफी स्टेबल दिख रही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन स्लोली एंड स्टडीली बढ़ रहा है। और जो हम माइंस के आउटपुट की बात करें तो 2021 में भी ड्रॉप देखा गया था। टेक्निकली भी देखें तो प्राइजेस ने काफी शानदार रिकवरी दिखाई है 61-62 हजार का जो सपोर्ट लेवल से। तो आई थिंक अगर इनका जैसे लॉन्ग टर्म व्यू मैं पकड़ के चलता हूं तो मार्च तक की अगर बात करें तो आई थिंक प्राइजेस इनिशियली तो मुझे लगता है कि 78,000 तक का
अगले 6 से 8 महीने के अंदर एक ओवरव्यू बैठ रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ड्रॉप दिखा रहा है, जिसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। और जिस ढंग से सेंट्रल बैंक्स ने बताए हैं कि टेपरिंग तो हम करेंगे, बट इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक चांदी बेस्ट बाय है, फिजिकली इनको लेके चलना चाहिए। इनिशियली अगर 8 से 9 महीने की अवधि का अगर व्यू लेके चलते हैं तो आई थिंक प्राइजेस 78,000 तक का लेवल दिखा सकता है, और लंबी अवधि के लिए भी चांदी करंट लेवल से लेके चलनी चाहिए। पूजा। ओके, तो लंबी अवधि के लिए भी अच्छा स्तर है ये, इन स्तरों पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, तो ये सही समय है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रहना चाह रहे हैं तो। अगला सवाल राजकोट से भाविक का आया है, और अजय ये सवाल भी आपसे ही होगा। कैस्टर को लेकर सवाल है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है, बुआई घटने के कारण एक तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। ये जानना चाह रहे हैं कि कैस्टर में आगे आपका क्या आउटलुक बन रहा है, क्या ये सही लेवल्स हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए? देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि कैस्टर अगर 6400 का लेवल तोड़ता है तो हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। जैसे ही मार्केट ने 6400 का लेवल तोड़ा, हमने एकाएक प्राइजेस में जंप आते हुए देखा जो 6600 के करीब आता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मार्केट में इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा पिकअप नहीं कर पाई। जैसे कि हम जानते हैं कि कैस्टर ऑयल का सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो चाइना की तरफ जाए। चाइना में इस वक्त क्वारंटाइन पीरियड बढ़ाया गया है पोर्ट पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड कंसर्निंग है। तो पिछले 2 दिन में हमने थोड़ा पुल बैक आते हुए देखा, बट जब तक प्राइजेस 6400 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है 6850 से 6900 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। जैसे कि आपने बताया भी कि इस बार स्विंग में भी जो ड्रॉप है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, जो अगले 3-4-6 महीने के लिए भी अगर हम कैस्टर की बात करें तो 7000 का लेवल इजीली तोड़ सकता है। तो मे भी पॉसिबल आजकल के अंदर हम एक पुल बैक देखें जो 6540 तक का लेवल दिखा दे, बट एक महीना 2 महीने की अवधि की बात करें तो डेफिनेटली काउंटर 7000 का लेवल जल्द तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ऑल राइट, तो ये राय आपको कैस्टर में दे दी गई है। चलिए अब अगले सवाल को भी शामिल कर लेते हैं, और ये सवाल हमें पुणे से रोहन जी ने भेजा है, और इनका सवाल है गोल्ड मिनी में ये ट्रेड करना चाह रहे हैं, सही ट्रेड बताइए, ये इनका सवाल है। अभिषेक आपसे ये सवाल होगा, गोल्ड में भी हम देख रहे हैं, सोने में भी सेंट्रल बैंक का जो एक नरम रुख था, और हाजिर में जो मांग इस वक्त देखी जा सकती है, एक अच्छी मजबूती लौटी है। 48,000 के जो लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर संभालने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और गोल्ड मिनी में भी ये ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सही ट्रेड बताइए इन्हें। पूजा देखिए, अगर आप जिस तरह से सेंट्रल बैंक ने स्टेटमेंट दिया है कि वो टेपरिंग तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रेट हाइक को लेके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट गोल्ड सिल्वर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो रेशियो में जिस तरह से अजय जी ने बात करी, तो सिल्वर के कंपेरिजन में गोल्ड यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, यहाँ पर कॉमेक्स में अगर आप देखें तो 1824 के आसपास चल रहा है। 1830 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो बार बार यहाँ पर होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार वो रेजिस्टेंस क्रॉस आउट कर जाएगा, तो कम से कम $70 से $80 की एक बड़ी रैली आ सकती है। अगर आप गोल्ड मिनी और गोल्ड बड़ा दोनों सेम रेट के आसपास चल रहे हैं, 48,100, थोड़ा सा नीचे अगर आपको मिलता है 48,000 के आसपास मिलता है, 100 रुपए, तो बाय करके काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है तो वहां पर से 48,000 के आसपास खरीदे। 47,650 का स्टॉप लॉस ले, अगले 2 से 3 दिन का टारगेट ले, और 48,700 के टारगेट अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय सोने में आपको दे दी गई है। अब अगले सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। सतना से राधा जी ने हमें ये सवाल भेजा है। अजय जी आपसे ये सवाल होगा, इनका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जानना चाह रहे हैं कि शाम के सत्र के समय सोना खरीदना ज़्यादा बेटर होगा इन स्तरों पर, या चांदी में ट्रेड करने की राय इनको देंगे? आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, अगर गोल्ड सिल्वर दोनों की अगर हम बात करें तो आई थिंक गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से इंटरनेशनल में हमने $1820 का लेवल तोड़ता हुआ देखा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 1834 तक का लेवल जल्द दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा, प्राइजेस 48 के नीचे टिक नहीं पा रहा है। तो आई थिंक 48,000 के करीब आप गोल्ड को लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 48,350 का रहेगा, तो आज के लिए गोल्ड लेके चलिए। ओके, तो आज के लिए गोल्ड लेके चलिए। शाम के सत्र में सोना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। एक और सवाल अब मेटल स्पेस से हमें आया है, मुंबई से कोमल ने हमें भेजा है। अभिषेक आपसे सवाल होगा, ये जानना चाह रहे हैं मेटल में क्या पसंद आ रहा है, ये जिंक या कॉपर में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपके फेवरेट पिक कौन सी होगी इन दोनों में से?
आप पूजा देखिए ओवरऑल बेस मेटल स्पेस में एक शॉर्ट कवरिंग है। ओवरऑल बेस मेटल पे एक अच्छी सेलिंग प्रेशर के बाद अच्छी एक रैली दिखा रहा है। तो किसी भी बेस मेटल्स में आप बाइंग कर सकते हैं, पर जैसा कि इनका प्रेफरेंस कॉपर और जिंक में है, मुझे लग रहा है कि कॉपर एक अच्छी रिकवरी दे सकता है। 743 करंट लेवल पर चल रहा है, मुझे लगता है कि 740 के लेवल अगर देखने को मिलते हैं तो वहां पर बाय करें। आज के लो है 730 पर, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगे, मुझे लगता है कि 750 से 760 के टारगेट अगले 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं कॉपर। ऑलराइट, तो ये रहा यहाँ पर आपको दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें एग्री स्पेस से आया है। ग्वार पर एक दर्शक ने ये सवाल भेजा हुआ है, राजस्थान से रमेश जी ने। अजय, आपसे राय जानना चाहेंगे, ग्वार हाजिर में रखा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। और ग्वार में हम देख भी रहे हैं, कल हमने देखा था कि एक काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, सर्किट पे था, अपर सर्किट पे था ये ग्वार। इसके बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और दबाव भी आया है, करीब 2% तक की कमजोरी आज ग्वार में भी देखने को मिली है। अब यहाँ पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शकों का ये सवाल ग्वार पर आ रहा है, तो क्या करने की राय आप दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल पूजा जी, काफी एक्टिव काउंटर है गवार। पिछले 1 महीने में हमने काफी उतार चढ़ाव दोनों आते हुए देखा, बट फ्रेंकली मेरा व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल है एज ऑफ नाउ। बिकॉज आप देखिए 3 से 4 महीने के अंदर 6,000 का अगर गवार गम 13,000 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री यूज में हमने देखा, फूड इंडस्ट्री में या अगर हम ऑयल एक्सट्रैक्शन में भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करने लग गया है। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि बेटर स्टे अवे। अराइवल पीरियड भी है, हेजर्स काफी एक्टिव है, वॉलिटिलिटी काफी है। तो आई थिंक गवार सीड मेरे हिसाब से करीबन 5800 के आसपास एक फेयर प्राइस बनता है। जबकि गवार गम की अगर हम बात करें तो आई थिंक एक करेक्शन मोड ले सकता है, जो 11,800 11,500 का बैंड मिलना चाहिए। तो करंट लेवल से स्टे अवे, बिकॉज मार्जिन भी बढ़े हुए हैं और वॉलिटिलिटी भी काफी ज्यादा है। और जैसे कि इनके फिजिकल स्टॉक है, तो आई थिंक काफी रेट अच्छा है, इनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई मटेरियल जंप और बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि हायर प्राइजेस की वजह से बायर्स थोड़े से कतराने लग गए हैं। तो करंट लेवल पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए। थोड़ा पुल बैक मिले तो हम एक नई नई रणनीति बना सकते हैं, बट करंटली आई वुड से कि न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना चाहिए, ये राय दी जा रही है इस वक्त गवार में। लेकिन अजय, एक और सवाल होगा, क्योंकि इसी से जुड़ा काफ़ी कुछ सवाल भी आ रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी है, क्या वो भी मुनाफा बुक करके निकल जाए या बने रहना चाहिए उन्हें, ये जो लेवल्स अभी दिख रहे हैं इस वक्त? देखिए हमने 2013-14 में देखा था, एक नया हाई बनते हुए देखा। वही सपने हम अब गवार में देख रहे हैं कि वापस ₹1,00,000 गवार गम और 30,000 गवार सीड हो जाएगा। बट आप समझिए वो टाइम पे ऑयल का एक न्यू डिस्कवरी हुई थी, सेल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये तेजी दिखाई गई थी। एज ऑफ नाउ एफआर, या हम बोल सकते हैं कि स्लिक वाटर यूसेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर रॉ मटेरियल के प्राइजेस जो सपोर्टिंग है, उसके भाव में इतनी बड़ी तेजी मंदी होगी, तो इंडस्ट्री स्टेबल भाव वाली चीजों पे शिफ्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलरेडी अगस्त सितंबर में जो हमने बड़ी तेजी देखी थी, वो मुझे फेयर नहीं दिखती। आई थिंक थोड़ा पुल बैक मिलता है तो वी कैन रिव्यू अवर कॉल और जो मार्केट सिनेरियो डिमांड है। क्योंकि ये कैटल फीड में भी ये काफी जा रहा था चूरी कोरमा के रूप में, बट अभी अवेलेबल्स है काफी अदर चीजें। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, बेटर है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी गवार सीड गवार गम में पोजीशन है तो। ओके, ठीक है, तो ये रणनीति आपको सुझा दी गई है। अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर लें, और फ्रेश खरीदारी की राय इस वक्त आपको यहाँ पर नहीं दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं, ये चंडीगढ़ से हमें रोहित ने भेजा है। अभिषेक, आपसे सवाल होगा, मेटल स्पेस को लेकर ये सवाल आ रहा है। लेड में ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग करके चलना चाहिए या शॉर्ट? देखिए पूजा, ओवरऑल जैसा आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले भी कि ओवरऑल बेस मेटल पेट में सेलिंग के बाद एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा है। फंडामेंटल काफी सपोर्टिव, इवन यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बिल पास होने करा है। इवन चाइना के एक्सपोर्ट नंबर काफी अच्छे हैं। डॉलर जो कि एक बुलिश ट्रेंड में था, वो थोड़ा सा हल्का हुआ है यूएस फेड की मीटिंग के बाद। तो ओवरऑल बेस मेटल पेट को एक सहारा मिला है। मुझे लगता है कि ओवरऑल बेस मेटल में किसी भी अगर आप करें तो फिलहाल बाय करके ट्रेड करें। लेट में अभी 189 है, थोड़ा सा एक करेक्शन मिलता है अगर 50 पैसे से ₹1। 188 एक अच्छा बाइंग लेवल है। 186 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मुझे लगता है कि वापस से 195 200 के लेवल देखने को लेट में मिल सकते हैं।
ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई है। एक और सवाल ले लेते हैं क्विकली। हमें सोया तेल पर ये सवाल एक दर्शक ने हमें भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं। अजय, आपसे सवाल होगा। गुजरात से मुकेश पटेल जी ने सवाल भेजा है और सोया तेल पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे इसके मोमेंटम को लेकर। अभी क्या करना चाहिए? खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या ये सही लेवल है या फिलहाल अभी अवॉइड करें? देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने पहले भी कहा था कि नवंबर मंथ सप्लाई मंथ होता है जहां पे हम सप्लाई बढ़ते हुए देखते हैं, तो आई थिंक मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। इसमें कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं आनी है। लेवल्स वाइज बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस में 1220 के आसपास, 1218-20 के आसपास मिले, दैट इज विल बी फेयर प्राइस। वहां पे ये लेके चल सकते हैं, लेकिन बड़े ब्रेकआउट के लिए 1244 1245 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे को टाइमिंग नहीं लग रहा कि इतना बड़ा जंप आ जाए। तो एक रेंज बाउंड रहेगा, बेटर है 1220 के नीचे ही आप रिफाइंड सोया ऑयल को लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तेल की तेजी की वजह से भी सोयाबीन को सपोर्ट मिल रहा है और ग्लोबली मुझे लगता है कि डिमांड इंप्रूवमेंट है सामने, तो 1220 तक का वेट करना चाहिए इनको। ओके, थोड़ा नीचे है तब उसका वेट करें। लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए हैं। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। तो फिलहाल कमोडिटी निवेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।